नमस्कार। मैं डॉक्टर मौसी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जेडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हमने देखा है कि सभी हायर कॉर्डेड एनिमल्स में जनन क्रिया एंडोक्राइन हार्मोन के कारण जटिल हो जाती है। ये देखा कि उद्विकास के साथ साथ विभिन्न सिस्टम्स के सामंजस्यता वे एक फॉर्म में स्थापित करने के लिए नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का विकास हुआ और इन दोनों को ही सामूहिक रूप से न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। एनिमल्स के डेवलपमेंट में सेक्स डिटर्मिनेशन और सेक्स डिफरेंशिएशन दोनों सेपरेट इवेंट है, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन में फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म में उपस्थित एक्स तथा वाई क्रोमोसोम के द्वारा किया जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन का नियंत्रण एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन द्वारा किया जाता है। जैसा कि हमने देखा है कि न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव और सिस्टम के ये किसके द्वारा रेगुलेशन होता है। फर्स्ट है रेगुलेशन बाय जीन और सेकंड है रेगुलेशन बाय हार्मोन। जैसा कि हम इस चार्ट के थ्रू देखते हैं कि रेगुलेशन जीन और हार्मोन के द्वारा कैसे होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन और सेक्स डिफरेंशिएशन कार्य प्रणाली के अलावा एक्स क्रोमोसोम पर एक विशिष्ट टिम जीन के द्वारा होता है। इस टिम जीन के द्वारा ही डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ARP मीन्स एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है। इसी प्रकार वाई क्रोमोसोम पर बाइलिंक्ड टेस्टी डेवलप डिटर्मिनेटिंग जीन पाया जाता है और इस जीन द्वारा HY एंटीजन के कारण अनडिफरेंशिएट सेल्स डिफरेंशिएट होकर शुक्र जनन नलिका एवं इंटरस्टेशियल सेल्स में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके अलावा एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्लेसेंटा द्वारा सीक्रेट HCG हार्मोन इंटरस्टेशियल सेल्स को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सीक्रेशन को इंड्यूस करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक्स क्रोमोसोम के टिम जीन द्वारा निर्मित ARP मीन्स एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बन जाता है और यह एंड्रोजन रिसेप्टर और टेस्टोस्टेरोन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। यह कॉम्प्लेक्स टारगेट सेल्स में जाकर उन सभी जीन्स को कंट्रोल करता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टिश्यूज को डिफ्रेंशिएट करते हैं। फीमेल में वाई क्रोमोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए ARTC का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता है। इस कॉम्प्लेक्स के अभाव में एम्ब्रियो का विकास फीमेल के रूप में ही होता है। अब इसी में हम देखते हैं कि रेगुलेशन बाय हार्मोन द्वारा कैसे होता है। स्पर्म और एग्स का फॉर्मेशन गोनेड्स के अंदर होता है और इनके बाहर निष्कासन के लिए ट्यूबल्स की आवश्यकता होती है। सभी मैमल्स में जनन वाहिनियों का निर्माण एम्ब्रियो की प्राइमरी एक्सक्रीटरी ट्यूबल्स द्वारा होता है। फीमेल ओविडक्ट का फॉर्मेशन मुलेरियन डक्ट के द्वारा होता है, जबकि वास डेफरेंस का फॉर्मेशन वुल्फियन डक्ट के द्वारा होता है। मेल और फीमेल दोनों के एम्ब्रियो में मुलेरियन और फुल्वियन डक्ट पाई जाती है, लेकिन बाद में हार्मोन के कंट्रोल के कारण एक सिस्टम डीजनरेट हो जाता है। इसमें हम रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखने से पहले हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। ये कौन कौन सी विशेषता होती हैं।
फर्स्ट है, यह फीमेल की कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें गैमेट्स फॉर्मेशन के साथ साथ इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, प्रसव, मिल्क सिक्रेशन की एक्टिविटीज़ भी पाई जाती है। इसके बाद इसमें नियमित इंटरवल में साइक्लिंग प्रोसेस पाई जाती है, जैसे एस्टर साइकिल के ऋतुस्राव के रूप में होते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद में प्लेसेंटा एक अस्थायी स्ट्रक्चर होती है जो एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा निर्मित होती है और वो प्रसव के बाद में समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार ओवेरी टेस्टिस के समान एनिमल के बाहर स्थित नहीं होती, जबकि ये एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। इसी प्रकार ओविडक्ट ओवेरी के डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहती। इस और ओवेरी गैमेट्स बनाने के बाद अतिरिक्त महत्वपूर्ण हार्मोन का भी प्रोडक्शन करता है। सभी मैमल्स में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यूट्रस में होता है और यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है। इसी यूट्रस में एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है। वह एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए प्लेसेंटा नामक एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है। यूट्रस की बॉल 3 लेयर की बनी होती है। सबसे बाहर ये सीरस कोट, मिडिल है अनिच्छिक पेशयुक्त मायोमेट्रिक और लास्ट है एंड्रोमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम में बहुत सारी ट्यूबल्स ग्रंथियाँ पाई जाती है। इसमें हम देखते हैं कि मैमल्स ओवरी साइकिल कितने टाइप की होती है। इसमें ओवरी में जो साइकिल होते हैं उसको सभी मैमल्स में ओवरी में होने वाले सभी साइकिल रेगुलर और कॉम्प्लेक्स प्रकार के होते हैं और इनको 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है एस्टर साइकिल और सेकंड है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें हम एस्टर साइकिल के बारे में देखेंगे। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि डॉग्स, कैट, काऊ इन सभी में कोहैबिटेट की क्रिया केवल रिप्रोडक्टिव पीरियड में ही होती है। और एस्टर साइकिल की संख्या के आधार पर मैमल्स को 2 सीरीज में बांटा गया है। फर्स्ट सीरीज है मोनोएस्ट्रस और सेकंड है पॉलीएस्ट्रस। मोनोएस्ट्रस में क्या होता है, इन एनिमल्स में एक रिप्रोडक्टिव पीरियड में केवल एक ही एस्ट्रस पाया जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, डॉग्स। और सेकंड होती है पॉलीएस्ट्रस। पॉलीएस्ट्रस में इन एनिमल्स में एक रिप्रोडक्टिव पीरियड में एक से अधिक एस्ट्रस साइकिल पाए जाते हैं, जैसे रैट, कैट और गिनीपिग। इन सभी में एस्ट्रस साइकिल के द्वारा ही ओवुलेशन की क्रिया होती है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि एस्ट्रस साइकिल को कितने फेजेज में बांटा गया है। यहाँ हम इसको 4 फेजेज में बांट कर, इसके अध्ययन को किसने किया था, स्टेकॉर्ड और उनके साथियों ने एस्ट्रस साइकिल की फेजेज के बारे में बताया। फर्स्ट है प्रोएस्ट्रस फेज, सेकंड एस्ट्रस फेज और थर्ड पोस्ट एस्ट्रस ऑफ मेटा एस्ट्रस फेज और फोर्थ डिओएस्ट्रस फेज। इस चार्ट के द्वारा हम देखते हैं कि ओवेरियन साइकिल और यूटेरियन साइकिल में एस्ट्रस साइकिल की जो फेजेज थी उसमें क्या क्या चेंज होते हैं। फर्स्ट प्रोएस्ट्रस फेज में यह एस्ट्रस से पूर्व की निर्माणकारी प्रावस्था है। इस समय यूट्रस और वेजाइना कॉन्टैक्ट अवस्था में रहते हैं और यह क्रिया ओवेरी के फॉलिकल द्वारा सीक्रेट एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होती है। सेकंड है इसकी एस्ट्रस फेज। इसमें यह ओवुलेशन से पूर्व की अवस्था है। इसमें यूट्रस में इस समय अधिकतम कॉन्ट्रैक्शन होता है और वेजाइना की उपकला मोटी होती है। इस फेज के एंड में ओवुलेशन की क्रिया होती है और फीमेल के गर्भित होने की पूरी संभावना रहती है। अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के पश्चात प्लेसेंटा निर्माण की रिएक्शंस आरंभ हो जाती हैं। इसके बाद में थर्ड
फेज है पोस्ट एस्ट्रस ऑफ मेटा एस्ट्रस फेज। इसमें क्या होता है कि ओवुलेशन के बाद में ग्रेफियन फॉलिकल का मॉडिफिकेशन कार्पस ल्यूटियम में हो जाता है और कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेट करती है। यदि एग फर्टिलाइज न हो तो प्लेसेंटा के निर्माण की संभावना भी नहीं रहती और कार्पस ल्यूटियम भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो प्रेगनेंसी जैसे लक्षण प्रदर्शित होते हैं। यह स्टेज सूडो प्रेगनेंसी भी कहलाती है। इस समय वेजाइना में श्रृंगीकृत सेल्स और WBC देखी जा सकती है। इसमें एस्ट्रोसाइकिल की फोर्थ स्टेज डिओएस्ट्रस के बारे में देखते हैं कि इस अवस्था को अनएस्ट्रस फेज भी कहते हैं। यह एक प्रकार की रेस्ट फेज होती है और एक मोनोएस्ट्रस एनिमल्स में इसका पीरियड वो लंबा होता है, किंतु पॉलीएस्ट्रस साइकिल में एनिमल्स में इसका पीरियड छोटा होता है और इस समय वेजाइना की म्यूकस एपिथेलियम सेल्स और WBC सेल्स भी पाई जाती हैं। इस प्रकार इस चार्ट के द्वारा हमने देखा कि एस्ट्रस साइकिल की जो फेजेज होती है उनमें ओवेरियन साइकिल और यूटेराइन साइकिल में क्या क्या चेंज होते हैं, ये सब हमने देख चुके हैं। अंतर्गत हम देखते हैं कि एस्ट्रस साइकिल में कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं। इनको 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है ओवेरियन चेंजेस, सेकंड है यूटेराइन चेंजेस और थर्ड है वेजिनल चेंजेस। फोर्थ लास्ट चेंजेस इन मेमोरी ग्लैंड्स। इन सभी में क्या क्या चेंज होते हैं इनके बारे में हम देखते हैं। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस जो एस्ट्रस साइकिल में होते हैं वो ओवेरियन चेंजेस में क्या क्या होता है। इसमें हम देखते हैं कि प्रो एस्ट्रस फेज में फॉलिकल का मैचुरेशन होता है और परिपक्वन होने के पश्चात ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन की क्रिया कुछ एनिमल्स में नेचुरल रूप से बिना किसी स्टिमुलेशन के भी होती है और कुछ एनिमल्स में स्टिमुलेशन के थ्रू होती है। ओवुलेशन के बाद में ग्रेफियन फॉलिकल पीतक कोशिकाओं से भर जाती है और संवहनी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाती है। यदि यह एग फर्टिलाइज हो जाए तो कार्पस ल्यूटियम भी प्रेगनेंसी तक बना रहता है और अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो कार्पस ल्यूटियम भी ख़त्म हो जाती है और कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाती है। एस्ट्रस साइकिल के मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस में ओवेरियन चेंजेस के अलावा यूटेराइन चेंजेस भी होता है। यूटेराइन चेंजेस में क्या क्या होता है, इसमें एस्ट्रस साइकिल में यूट्रस में अनेक मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। इस साइकिल में यूट्रस का एंडोमेट्रियम सबसे अधिक इफेक्टिव होता है। इस आवरण में यूट्रस ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं जो नलिकार फॉर्म में रहती हैं और एस्ट्रस पूर्व काल के प्रारंभ में ही एंडोमेट्रियम थोड़ी थिन हो जाती है। इसके अलावा यूट्रस में बाद में होने वाले चेंजेस फर्टिलाइजेशन पर डिपेंड रहते हैं। यदि एग फर्टिलाइज नहीं होता तो एंडोमेट्रियम का डीजनरेट हो जाता है और ग्लैंड्स में रीजनरेशन के द्वारा नई एंडोमेट्रियम का निर्माण होता है तथा डायस्ट्रस काल में ही सुसप्त अवस्था में रहती है। ओवेरियन चेंजेस, यूटेराइन चेंजेस, इसके अलावा वेजाइनल चेंजेस भी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रस साइकिल में होने वाले चेंजेस ओवेरी और यूट्रस तक ही सीमित नहीं होते, इसके अलावा ये चेंजेस वेजाइनल तक भी देखे जाते हैं। एस्ट्रस साइकिल के दौरान एपिथेलियम सेल्स डिवाइडर होकर एक स्पेसिफिक हो जाती है। बाद में ये
एपिथेलियम सेल्स श्रृंगीकृत हो जाती हैं और वेजाइनल में आलिप द्वारा उतरती रहती है। प्राइमेट्स में वेजाइना परिवर्तन स्पष्ट नहीं होती। ओवेरियन चेंजेस देखे, उसके अलावा यूटेराइन चेंजेस देखे और वेजाइनल चेंजेस। इसके अलावा भी मेमोरी ग्लैंड्स में भी चेंजेस होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि मंकीज और लोअर कॉर्डेट्स में मेमोरी ग्लैंड्स में ग्रोथ भी होती है और डीजनरेट भी होती है। जैसे कि ह्यूमंस में मेमोरी ग्लैंड्स के आकार में परिवर्तन भी देखा जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम इनका आकार बड़ा हो जाता है। इसके अंतर्गत हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बारे में देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? हमने देखा कि सभी प्राइमेट्स में सेक्सुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में रेगुलर इंटरवल से ब्लड, टिश्यू, म्यूकस, एपिथेलियम सेल्स, ये सब क्षतिग्रस्त सेल्स यूट्रस से वेजाइना के द्वारा एस्ट्रस साइकिल के पोस्ट एस्ट्रस फेज से निकलती रहती है और फीमेल में यह क्रिया रेगुलरली 28 से 30 दिन के इंटरवल पर होती रहती है। फीमेल्स में यूट्रस वह लोकस है जहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और प्रसव क्रिया से गुजरता है। औत के रूप से यह 3 लेयर्स में बना रहता है। फर्स्ट है जो आउटर है पेरीमीट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम और इनर वाला एंड्रोमेट्रियम इस तरह होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाली जो मेन इवेंट्स होती है वो सारी ओवरियन साइकिल और यूटेराइन साइकिल में चेंजेस के साथ कोऑर्डिनेटेड होती हैं। इसमें हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को 3 फेजेज में बांटा गया है। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज ऑफ प्रोलिफेरेट फेज और थर्ड है ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में यह ब्लड सिक्रेटन की फेज है। इस फेज में म्यूकस मेम्ब्रेन और ग्लैंड्स क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके कारण म्यूकस मेम्ब्रेन थिन हो जाती है और यूटेराइन ब्लड डक्ट्स क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे ब्लड सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की सेकंड फेज है फॉलिकुलर फेज ऑफ प्रोलिफेरेटिव फेज। इस फेज में यूट्रस की एंडोमेट्रियम रिफॉर्म होती है और एस्ट्रोजन के प्रभाव से थिक भी हो जाती है। फॉलिकुलर फेज के स्टार्ट में यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब की क्षतिग्रस्त म्यूकस मेम्ब्रेन में मरम्मत का कार्य स्टार्ट हो जाता है। फॉलिकुलर फेज 6 से 13वें दिन तक संपन्न होती है। इस पीरियड के एंड में ओव्यूलेशन होता है और ओव्यूलेशन की जो क्रिया है वो ब्लड में एफएसएच और एलएच हार्मोन के कम स्तर के कारण होती है। ओव्यूलेशन के लिए एलएच हार्मोन का होना आवश्यक होता है और एलएच हार्मोन के कारण ही ग्रेनुलोसा से कम एस्ट्रोजन और अधिक प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की थर्ड फेज है ल्यूटियल फेज। इस फेज में ये 15वें से और 28वें दिन तक संपन्न होती है और ओव्यूलेशन व न्यू साइकिल के प्रारंभ में मध्य की अवस्था है। इस फेज में क्षतिग्रस्त फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाता है और कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बढ़ी हुई मात्रा का स्राव करता है। इसमें हम देखते हैं कि यदि एग फर्टिलाइज न हो तथा इम्प्लांटेशन भी न हो तो कार्पस ल्यूटियम आसित हो जाती है, वे कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाती है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाता है और बढ़ी हुई यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो इनर लेयर होती है वो भी नष्ट हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन दोबारा से रिस्टार्ट हो जाता है। प्रथम बार होने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्क कहते हैं और लास्ट बार होने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनोपॉज कहते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल। इसमें इसको मेनली 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट एटमॉस्फेरिक कंट्रोल ऑफ एस्ट्रस साइकिल और सेकंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ एस्ट्रस साइकिल।
इसमें एटमॉस्फेयर की कंट्रोल ऑफ एस्ट्रस साइकिल के बारे में देखते हैं कि एटमॉस्फेयर फैक्टर्स की विभिन्न परिस्थितियों के कारण एस्ट्रस साइकिल इफेक्ट होता है, जैसे प्रकाश की तीव्रता, पीरियड, टेम्परेचर, साउंड, रेन। इन सभी के द्वारा विभिन्न मैमल्स में अलग अलग प्रकार से प्रभावित होती है। सेकंड है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ एस्ट्रस साइकिल। इसमें अलग अलग उससे हार्मोनों को 5 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हार्मोन्स ऑफ एडिनोफाइसिस। इसमें FSH, LH, PRL इन सभी हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेशन होता है। और सेकंड है हार्मोन्स ऑफ न्यूरोफाइसिस। और थर्ड है ओवेरिन हार्मोन्स। ओवेरिन हार्मोन्स के अंतर्गत एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन ये हार्मोन रेगुलेशन का कार्य करते हैं। फोर्थ है टेस्टिकुलर हार्मोन। इसमें टेस्टोस्टेरोन और इनिविन इन 2 हार्मोन के द्वारा भी रेगुलेशन का काम होता है। फिफ्थ है प्लेसेंटल हार्मोन। प्लेसेंटल हार्मोन में HCG, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन और SCS इन 3 हार्मोन के द्वारा भी रेगुलेशन का कार्य होता है। सभी को धन्यवाद। इस प्रकार आज हमारा न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है।